हेलो दोस्तों, नमस्कार। तमन्नाओं को दिल में रखने से अरमान पूरे नहीं होते। कई चिरागों को जलाने के लिए एक दिल में चिराग जलना चाहिए। ये लाइनें उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में संघर्ष अभी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक चिराग दिल में जलना चाहिए कई चिरागों को जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपसे कई लोगों को उम्मीद है, आपके परिवार के, आपके दोस्तों की, आपके सफलता का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? अगर आप सफल हो गए तो कई लोगों के लिए रास्ता आप खोल देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका रास्ता संघर्ष का है। तो इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं और चलते हैं। रेलवे एनटीपीसी के नंबर सिस्टम के सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, और देखते हैं इस सवाल को। जैसा कि पता है आपको कि मैं हर सवाल में आप कुछ नया सिखाता हूं। ठीक है, ये सेशन उन बच्चों के लिए भी है जो पहली बार रेलवे का फॉर्म भरे हैं, वो बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, जो पहली बार मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। और वो अगर इस सेशन को पूरा देखेंगे तो उनको बिल्कुल ये डर खत्म हो जाएगा कि मैथ इतना खतरनाक भी होता है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और हमारे साथ जुड़े और सेशन में आप एंजॉय करेंगे सारे सवालों को लगाते हुए। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का 7वां हिस्सा संख्या के आधे से 15 कम है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? मतलब कोई एक ऐसी संख्या है कि अगर उस संख्या का 7वां हिस्सा आप ले लेते हैं तो उस 7वें हिस्से से और उस संख्या में अगर आप कंपेयर कर रहे होंगे तो उस संख्या का आधा करने पर 15 माइनस कर देंगे तो उस संख्या के 7वें हिस्से के बराबर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि क्या कर रहा है कि ये 2 अंकों की एक संख्या है, तो ऐसा नहीं कि आपको 10x + y लेना है, ऐसा कुछ नहीं माना कि वो 2 अंकों की संख्या n रही होगी, n होगी, और उसका 7वां हिस्सा अगर मैं ले लूं, n का 7वां हिस्सा ले लूं, तो कहा जा रहा है कि n का 7वां हिस्सा n के आधे से 15 कम है। ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने में आप क्या है, बचपन में भी पढ़ा होगा कि 2 इक्वेशन को जब इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट से राइट अगर कोई जा रहा है इक्वल टू के उधर, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 15 को उधर ले जा रहा हूं और n/7 को इधर ले लूंगा, तो ये माइनस का साइन जब उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और ये n/2 एज इट इज रहेगा, और ये प्लस का है तो माइनस का n/7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो आप देखो कि क्या सॉल्व होकर आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 14। यहां से अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 7n - 2n बराबर, मैं वापस से 15 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं, उम्मीद है ये पूरा आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया, 5n बराबर 14 बराबर 15, तो 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, n की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 42। अब वो कह रहा है संख्याओं का सम, तो 42 का सम क्या होगा, 4 + 2 अंकों का योग, 4 + 2 क्या होगा, 6। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल हो सकता है आपको पढ़ने में शुरुआत में टफ लगा हो, बट आप देख रहे हैं कि सवाल का सोल्यूशन कितना आसान है। ठीक है, जो बातें स्टेटमेंट में कही गई है बस उनको नीचे आपको लिख देना उसी के फॉर्मेट में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है क्या, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी, आप लगाना इनको और लगाने की खुद से कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा। देखते हैं इस सवाल में कह रहा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 21600 आर ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सवाल समझ में भी नहीं आया होगा, नए बच्चे होंगे, बट मैंने क्या कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए हो सकता है आपको टफ लग रहा है ये सवाल, बट मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, बस जुड़े रहना और देखना, सेशन का मजा आपको आ जाएगा। ये भी कहां पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी में। कहा जा रहा है एक संख्या आपको दी गई है 21600 और उसके बोल रहे हैं कि कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे मैं कहूं कि कोई 2160 के बहुत सारे फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ये किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ये 4 से कट रहा होगा, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4। फिर ये 9 से भी कट रहा होगा, कट रहा है बिल्कुल 9 से, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 36 से भी कट रहा है ये, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे कितने होंगे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो इससे
इसको काट रहे होंगे, मतलब इनका फैक्टर होंगे वो। तो हम सबसे पहले जब भी फैक्टर निकालने की बात की जाती है तो सबसे पहले हम करते क्या है उसमें, तो उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब नया बच्चा कहेगा सर प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर वो होता है जो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। कैसे? जैसे मैं ये कहूं कि 2 एक प्राइम फैक्टर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों ये प्राइम? क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो आइए चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 1 6 और इसे क्या मैं 100 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अच्छा ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। अगर आप किसी बच्चे को लग रहा है कि सर इसका फैक्टर नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे कर लेना, फैक्टर 216 लिख लेना और यहां 2 से करना, 2 से करोगे तो 108 इसका आएगा। बचपन में एलसीएम वाला मेथड तो पढ़ा होगा ना, फैक्टर ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 54 आएगा। फिर 9 से करोगे कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। फिर इसी को ऐसे तरीके से करते जाना। बट मैं क्या कर रहा हूं, ये सीधा मुझे दिख रहा है 2 का 6 का क्यूब। अगर 6 का क्यूब है ये तो लिख दिया मैंने 6 का क्यूब। ये क्या है? 10 का स्क्वायर है। आगे 6 का क्यूब को आप और इसको, अभी प्राइम फैक्टर है क्या 6? नहीं, प्राइम फैक्टर मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर होते हैं और वो होते हैं जिनके जो 1 से और खुद से डिवाइड है। क्या 6 प्राइम फैक्टर नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर है। ये 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, 4 इसके फैक्टर है। तो क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। 2 इंटू 3 है और इस पे पावर कितना दे रखा है? 3। 10 को भी ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे, 2 इंटू 5 और इस पे पावर क्या है? 2 है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब भाई जिसका जो पावर है दोनों वो दे दिया मैंने। फिर यहां भी एक पावर है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब जो सेम पावर वाले, सेम बेस वाले नंबर है उनको ऐड कर देंगे। जैसे 2 और 2 वाले को ऐड करेंगे तो 2 की पावर यहां 3 है और 2 की पावर 2 है। अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर वो हो जाएगा 5। अगला क्या है? 3 की पावर 3 और अगला क्या है? 5 की पावर 2। अब आते हैं कि नंबर, ये तो हो गया इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब हो रहा परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर के पावर को 2 से डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है? 2 से डिवाइड देना है। जब 2 से डिवाइड दोगे 5 को तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। एक रिमाइंडर बच जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कम में ही डिवाइड देना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड 2 बार जाएगा और इसमें एक ऐड कर देंगे, तो यहां से कितना आ गया? 3। वैसे 3 की पावर कितनी है? 3 और इसको 2 से डिवाइड देंगे, इसे भी 2 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। और मैंने कहा एक ऐड कर देना, यहां भी ऐड कर दिया, कितना बन गया ये? 2। फिर 5 की पावर कितनी है? 2। 2 को अगर 2 से डिवाइड दोगे तो एक ही बार जाएगा और मैंने कहा हर बार एक ऐड करना है। ऐड कर दिया, ये कितना हो गया? ये भी 2 हो गया। अब ये जो रिजल्ट आया है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 आ रहा और 12 भी हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी नंबर का अगर प्राइम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछा है कि उसके कितने परफेक्ट स्क्वायर ऐसे होंगे जो उसके फैक्टर होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, फिर प्राइम फैक्टर के पावर को 2 से डिवाइड देना है, जैसे यहां मैंने दिया, और फिर उसमें जो जितनी बार वो कट रहा होगा, जैसे 2 दूनी 4, 2 बार कट रहा ना, इसका भागफल मतलब क्वोशेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, उस क्वोशेंट में आपको 1 ऐड कर देना है। यहां भी मैंने 3 को डिवाइड दिया तो एक ही बार जाएगा और एक बार जाएगा तो उसका क्वोशेंट 1 आएगा, यानी भागफल 1 आएगा और 1 उसमें ऐड कर देंगे। दूसरे वाले केस में ये पूरा ही एक बार में काट दिया तो 1 ऐड कर दिया, यहां से 2 पूरा जोड़कर कितना आ गया? 12 और 12 ही आपका आंसर है। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से देखा जाए, फिर से एक सवाल है, आप इसको लगाएं, खुद से लगाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी चीज है सवाल को पढ़ो, आराम से पढ़ो। पेपर में सवाल ऐसे ही आएगा, आप नहीं अपना धैर्य खो दोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है कि यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या क्या है? फिर से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं सवाल को। इंग्लिश में सवाल क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 6 मोर देन द 5 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज द नंबर? पहले सवाल आपको समझ। कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, किसी संख्या का स्क्वायर 6 ज्यादा है कब? अगर उस संख्या के 5 गुने नंबर से, उस संख्या के 5 गुने नंबर से। मान लो कोई संख्या n होती और उसका 5 गुना अगर निकालोगे तो जो नई संख्या आ रही होगी यहां पे
5n, उसमें 6 जोड़ना पड़ेगा तब वो संख्या वापस से मिलेगी। थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या का स्क्वायर, मान ले तो कोई यहां से एक ऑप्शन उठाते हैं, अगर मैं 6 ऑप्शन उठाऊं तो एक 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा कि नहीं होगा? संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव ना, 6 मोर देन द 5 डिजिट ऑफ नंबर। अब 6 का 5 टाइम करते हैं से ये 6 ज्यादा है, सही में 6 25 कितना आएगा? 30। क्या ये 30 से 6 ज्यादा है? कह रहा 6 मोर है, बिल्कुल मोर है, तो संख्या क्या है? 6 ही, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आप देख रहे कि ऑप्शन से ही हमने सवाल को लगा लिया। कह रहा है कि संख्या का स्क्वायर, तो संख्या का स्क्वायर 36 है। वो क्या है भाई? अगर उस संख्या को 5 गुना कर दोगे तो जो स्क्वायर है उससे वो 6 ज्यादा है, तो संख्या को 5 गुना करके देखा तो 30 आ रहा है, और उसका स्क्वायर अगर मैंने देखा, संख्या का स्क्वायर कितना है? 36 है। संख्या का स्क्वायर कितना है? 36 है, और इससे इसके 5 गुने से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो मतलब वो संख्या हमारी 6 ही थी। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है? डाउट नहीं है? वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करते रहना है बिल्कुल वीडियो को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 17 है, जबकि उनकी वर्गों का योग कितना है? 157। तो उन संख्याओं के घनों का योग निकालना है। क्या कर रहा है? द सम ऑफ टू नंबर इज 17 while the sum of their squares is 157. Find the sum of the क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स। मतलब कोई संख्या है जिनका सम 17 है, दो संख्या है, अगर उन दो संख्याओं को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 157 आएगा। और कहा जा रहा है कि तो अगर वैसी संख्या ढूंढो और फिर उनका क्यूब करके ऐड करो और फिर आंसर बताओ क्या है। तो पहले अगर दो संख्या x और y मान लूं कि उनका सम 17 है, तो यहां पे अगर इसकी वैल्यू मैं अपने तरीके से पुट करता हूं तो क्या होगा? 9 और 8, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, कितना आना चाहिए भाई? यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसे 11 ले लूं और इसे 17 बनाने के लिए क्या लेना होगा? 6। 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर कितना है? 36। क्या इनका सम 157 आ रहा है? 7 और 5 और 1 आ रहा, मतलब वो संख्या 11 और 6। अब करा अगर वो संख्या मिल गई है तो उनका क्यूब का सम निकालो, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7451 1547, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से सवाल निकलते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या? नहीं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है और ऑप्शंस की मदद से कुछ हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना होता है? इक्वेशन बना के करना होता है। कैसे करते हैं? जैसे x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, अब आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है? 157। और अगर बेसिक से सॉल्व करना होता तो आप क्या करते? दो इक्वेशन यहां से निकालते, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप लिखते x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy, यही लिखते x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। ये फॉर्मूला होता है। xy की वैल्यू यहां से लिखते 289, फिर यहां से 4xy आपको निकालना होता है, या इसको पहले आपको 4xy की वैल्यू निकालनी होती है यहां से। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy होता है, तो ये 157 दिया हुआ है, तो यहां से xy की वैल्यू आपकी आ जाती है और इसकी वैल्यू कितनी है? 289। तो ये जब उधर जाता फिर माइनस होता तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाती। फिर हम एक इक्वेशन और लिखते एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला, और एक्स माइनस वाई वाला हम लिखते इक्वेशन यहां से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। अब हम यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालते और यहां पुट करते तो एक्स माइनस वाई का वाई वाला इक्वेशन मिल जाता। तो दो इक्वेशन हमारे पास मिल जाते, एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी गिवन है और एक्स माइनस वाई यहां से हमें मिल जाता, फिर हम सॉल्व कर दे। क्या इतना सॉल्व करना था? नहीं ना, मैंने बताया क्या ऐसे? नहीं ना, बट समझा दिया कि अगर इनकेस फ्यूचर में आपको लगे कि कोई फंस गए तो आपको बेसिक भी आना चाहिए। ठीक है, कहा कि बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे तो आसानी से ही पढ़ेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से एक सवाल आपके सामने है, बस बहुत बच्चे देख के डर जाते हैं। बिल्कुल डरा मत करो, मैं तो करो। जब भी सवाल आए सवाल को आंख में आंख मिलाकर देखो, ठीक है? और याद रखना, जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आप लगाने जा रहे हैं, जब भी ऐसा लंबा सवाल मिले, पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं लगाना है आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ही इस सवाल को लगाना है। जैसे इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक संख्या है फ्रॉम 3/4 ऑफ p
रामकृष्ण subtracted 2/3 of another number q and obtained 5/8. थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दे रहा हूं इसमें, 5/8 एज ए डिफरेंस। 5 और 8 वो है नहीं, इसको आप कैंसिल कर लेना। 5 और 8 है नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे और लगाएंगे। obtain a difference 5/8. What is the answer of Ramakrishna should be obtained if he should subtracted 8 times of q and 9 times of p? मतलब from p, मतलब 9p में से 8q अगर माइनस करता तो रिजल्ट क्या आता? आपको ये निकालना है। क्या निकालना है आपको? 8p 9p माइनस 8q की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आते हैं सवाल के अकॉर्डिंग, फिर से चलते। हिंदी में फिर से आप यहां पे 5/8 कर लेना। अंतर कितना है? 5/8 है। हिंदी में मैंने सुधार कर दिया है अगर कहीं पे, बट इंग्लिश में मैंने समझ दिया कि 4/3 ऑफ ए p का 3/4 एंड सब्ट्रैक्टेड 2/3 ऑफ q माइनस q का 2/3 रिजल्ट क्या आता है? 5/8। बस अब इनको पहले सॉल्व करेंगे। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना बनेगा? 12 बनेगा। ऊपर आएगा 9p और नीचे आएगा आपका, यहां आएगा 8q इक्वल्स टू 5/8। 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में सॉरी, और 4 से इसे 2 बार में, ये ऊपर आ जाएगा तो आपको बन जाएगा 15/2। किसकी वैल्यू आ गई? 9p माइनस 8q बराबर 15/2। क्या हमें यही निकालना था और उसकी वैल्यू 15/2 आ रही? ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा आंसर है? सिर्फ आप डर जाते हैं सवाल से, बट करना कुछ नहीं था। देखो जो बोला गया बस उसको फॉलो करते, सॉल्व करते, आंसर आ जाता। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा था ऑन डिवीजन इन्वॉल्विंग, ठीक है, द फ्रैक्शन decimal fraction, the divisor is this and quotient is this and remainder is 0, what is the dividend? आपको पता है कि भागफल, भाजक और शेषफल, ये चार चीजें सुनी होगी आपने। अभी आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं। यहां जो होता है वो डिवीजर होता है, जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं। यहां डिविडेंड होता है, जिसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और यहां कोसेंट होता है जिसे भागफल बोलते हैं, और यहां होता है रिमाइंडर जिसको शेषफल बोलते हैं। तो आपसे डिविडेंड निकालना है, तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है आपका, और डिवीजर आपका कितना दे रखा? 22.8, और कोसेंट आपका कितना है? कोसेंट आपको दे रखा है 8.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई करके 22.8 को आपको करना है 8.5 से। 8 × 5 = 40, 110 4 114, 8 × 8 = 64, 6 और 22 × 22 8 होता है 176 + 6 182। आपको क्या करना है? 0 8 3 9 1, 2 डेसिमल के बाद लगे 193.8। किसका कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, नंबर बी। सिंपल सवाल होता है, डर जाते हैं डेसिमल देखकर, ये देखकर। बिल्कुल नहीं डरना है। सवाल पे जितना हावी आप रहोगे उतनी जल्दी आपके लिए आसानी रहेगी चीजों को करना।
आप सवाल देख के जो डर जाते हो वही आपके लिए कि कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन क्यों नहीं करना, बिना कैलकुलेशन के सिलेक्शन होगा क्या? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल में कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहले सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश करो और देखो कि आपसे पूछ क्या रहा है और कैसे इन सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगा, आसान तरीका होगा। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है कि ए बैग इज फुल ऑफ 3/4 ऑफ द पेंसिल वर, ए बैग इज फुल ऑफ पेंसिल। पहली लाइन कह रहा है कि एक बैग में पेंसिल भरा है। ठीक है, कह रहा है बैग का 3/4 हिस्सा पेंसिल का रंगीन पेंसिल थे। ठीक है, और उस रंगीन पेंसिल के 5/8 भाग लाल था। तो अगर बैग में कुल 40 लाल पेंसिल होती है तो बैग में पेंसिलों की संख्या, कुल संख्या क्या थी? करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, हमेशा उसको फॉलो करोगे, कभी भी फंसोगे नहीं ऐसे सवाल में। लेवल 5 में पूछा गया है, ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि टोटल पेंसिल जो आपको यहाँ फ्रैक्शन में यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, इनका नंबर एक एलसीएम वाला नंबर मान लो कि टोटल पेंसिल उतना ही है। जैसे 3/4 है और यहाँ 8/15 है, तो 4 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल पेंसिल जो था वो 60 था। ठीक है, अब उसका 3/5 भाग है, 3/4 भाग है, 3/4 भाग है 45, वो क्या है? कलर्ड है, मतलब रंगीन है। अब इसी 45 का 8/5 भाग, 8/15 भाग, सॉरी, कितना है? रेड कलर का है। कितनी बार में? 24। तो जब 60 पेंसिल है तो उसमें से जो सवाल के अंदर कहा गया उसके अकॉर्डिंग 24 पेंसिल हमारा रेड है, बट वो कह रहा है कि नहीं 24 पेंसिल रेड नहीं है, टोटल 40 पेंसिल रेड है। तो 24 की वैल्यू अगर 40 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 40/24। टोटल कितना हमने माना है? 60। तो 60 की वैल्यू कितनी होगी? 12 से ये 2 बार में, 12 से ये 5 बार में, 2 से ये 20 बार में, 20 × 5 कितना आ जाएगा आपका? 100 पेंसिल। तो कितने पेंसिल टोटल थे? 100 पेंसिल थे। ठीक है, तो हमने क्या बोला? टोटल नंबर ऐसे मान के भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरा तरीका नहीं लगा सकते, आप रेशियो वाला मेथड भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें हैं और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल हैं। यदि किसी को 304 पेंसिल की आवश्यकता है तो उसे कितने पैकेट खरीदने होंगे? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। क्या कह रहा है आपको? देखो कितने आसान सवाल। आप तो फालतू में ही डरते रहते हो कि सर पेपर बहुत टफ आएगा, मैथ का पेपर, मैथ तो मेरी वीक है। कहां मैथ की वीक है? आप खुद अभी इसे सॉल्व करोगे, देखो, पढ़ो और देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल है। ठीक है, और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है। तो 12 पैकेट में 96 है, 12 पैकेट में 96 है, तो एक पैकेट में कितना रहा होगा? 96/12। टोटल कितने? 8 पेंसिल रहे हो। ठीक है, अब उसे 304 पेंसिल चाहिए और हर एक पैकेट में अगर 8 पेंसिल है तो टोटल कितने पैकेट उसको मिलेंगे? 304/8, 8 × 24 और 8 × 64, 38 पेंसिल उसको मिलेंगे। कितना आसान सवाल है कि 8 12 पैकेट में 96, तो एक पैकेट में कितना रहा होगा? तो 8 पेंसिल रहा होगा। 304 पेंसिल लाएगा तो कितने पैकेट लाने पड़ेंगे उसको? 38 पैकेट लाने पड़ेंगे। अगला सवाल देखें। इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर इज 3। Which of the following number is yielded to the remainder 0 when it is divided by 7? सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक संख्या को जब 7 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। कितना आ रहा है रिमाइंडर? 3 आ रहा है। एक संख्या को 7 से डिवाइड दे रहे हैं, कोई संख्या n है, उसको 7 से डिवाइड दिया मैंने तो रिमाइंडर 3 है। कहा जा रहा है कि यदि 7 से विभाजित करने पर अगर 0 रिमाइंडर चाहिए तो संख्या क्या होगी? तो 3 रिमाइंडर जब आ रहा है, किसी संख्या को आप भाग दे रहे हैं n से, 7 से, तो 3 उसके अंदर एक्स्ट्रा है। अगर इस 3 में और क्या जोड़ दे कि ये पूरा कट जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो n + 7 क्या हो जाएगा? पूरा ही 7 से डिवाइड हो जाएगा। n कोई नंबर जो n है, पहले मैं आपको थोड़ा और आसान कर दे रहा हूं भाषा में, कि मान लो कि संख्या 10 होती तो अगर 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में कितना जोड़ दे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है?
4। अगर 4 में जोड़ दूं, मतलब 10 में अगर 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 14। 7 से पूरा कट रहा, बिल्कुल कट रहा। तो वैसे ही अगर n किसी संख्या को मैं डिवाइड दे रहा हूं 7 से n संख्या को, तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, कह रहा है 3 आ रहा है। तो अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 4 है। अगर 4 में इसमें जोड़ दूं तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारी संख्या पूरा जीरो रिमाइंडर लाने के लिए क्या होना चाहिए, n+4। n+4 कहां है, एक ही ऑप्शन में है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं सवाल में बिल्कुल भी जान नहीं है, बस बेसिक चीजें हैं वो आपसे पूछा गया है। ये एक अच्छा सवाल है, आप कोशिश खुद से पहले करना लगाने की, देखना कि आपसे ये सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, चलते हैं इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है इस सवाल में। कह रहा है x और y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब y की एक वैल्यू दी है और x की भी वैल्यू दी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x दैट y इफ द x बराबर 16। मगर जैसे मैं कहूं कि दो बंदों में कंपैरिजन किया जा रहा है कि a और b है, कोई बंदा a और b है। ठीक है, कहा जा रहा है इसके पास अगर 5 रुपए है और इसके पास 10 रुपए है। ठीक है, अगर ये 2 रुपए बढ़ेगा तो ये भी 2 रुपए में बढ़ेगा। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा मतलब उसी रेशियो में एक दूसरे से बढ़ेंगे। तो वैसे एक रिलेशन दिया गया कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो x इज इक्वल टू k इंटू वाई होगा। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है k। ठीक है, तो x बराबर k इंटू वाई। कभी इनवर्सली भी पूछ सकता है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो भी यही फॉर्मूला होगा x बराबर k अपॉन वाई। एक अभी डायरेक्टली वाला पूछा तो डायरेक्टली वाला सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, x बराबर 37 है और y बराबर 92.5 है, तो नीचे ले लूंगा 0 इंटू के को मैंने इधर लिख लिया। अब क्या ये 37 से पूरा कट रहा, 37 दूनी 74 और 74 14 74 हो गया, 74 16 और 2 18 पूरा कट रहा है ये 37 दूना और 37 25। तो अगर देखा जाए तो k की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ठीक है 20 k बराबर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 25k 25k अपॉन 10 बराबर आपका आ गया 1। तो k बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 25। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर x 16 होता तब y की वैल्यू क्या होती, तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू रख लो। तो x अगर 16 है और k की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 25, तो y यहां से नहीं निकल आएगा। अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 से ये 5 बार में, 2 से ये 8 बार में 5, और y बराबर कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 40 आ गया। सवाल कभी इनवर्सली पे भी पूछ सकता है, अभी डायरेक्टली पे पूछा तो हमने ऐसे कर लिया कि पहले एक रिलेशन बनाया, जब भी एक कांस्टेंट हटेगा k टर्म आएगा, k की वैल्यू निकालना है, फिर अगले रिलेशन जो कह रहा उसमें k की वैल्यू डाल लोगे, तब वो अगला जो नंबर दूसरा वेरिएबल x या y है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस 0.225 0.36 और संख्या n का गुणनफल 283 है तो संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना है, इसे इक्वेट करके और नंबर को काट देना है। लेवल 3 का ये सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं हैं 225 पॉइंट में और 0.36 और एक संख्या n है और उसकी वैल्यू कितनी है 243, तो आपसे पूछ रहा है और संख्या n का गुणनफल तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 4 3 0, इसके लिए भी 2 1 2 0। अब ये हो गया पूरा, ठीक है 36 लिख लिया। क्या 36 से पूरा कट रहा, देख ले 3 से तो कट रहा है ये 12 बार में, और 3 से ये 8 बार में, और ये 1 बार में कट रहा है। 9 से ये 9 बार में कट रहा है और 9 से ये 25 बार में कट रहा है। ठीक है, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में कट रहा है। ठीक है, 25 से ये 4 बार में कट रहा है, 4 से ये पूरा कट गया, तो n बराबर कितना आ गया 3000। कितना आ गया आपका 3000। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बस थोड़ा सा क्या था, नंबर को एडजस्ट करना था, काटना था, और कुछ ऐसा था नहीं सवाल के अंदर में। चलते अगले सवाल की तरफ। Which of the following number are divisible by completely divisible by 9 और 11। मैं पहले से कह रहा हूं कि जितने मैंने सेट डाले हैं उसमें सारे में मैं डिविजिबिलिटी पे आपको जोर दे रहा हूं
कि डिविजिबिलिटी बार बार आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, देखो क्या कर रहा है। तो डिविजिबिलिटी का एक अगला यहाँ सवाल है कि एक संख्या 9 और 11 से डिविजिबल है, 4 ऑप्शन पता है आपके पास। तो 9 और 11 से डिविजिबल होने के लिए संख्या का क्या होना चाहिए, आपको 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। तो 9 से कटने की पहले प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, किस डिजिट का सम 9 होना चाहिए। 9, 8, 17 और 1, 18, इनके भी डिजिट का सम क्या है, 9 है। डिजिट का सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। इनके डिजिट का सम 9 आ रहा है, ठीक है, ये भी डिविजिबल है। अगर इसकी डिजिट का सम 8, 1, 9 और ये भी 8, 1, 9, ये भी डिविजिबल है 9 से। तो दो नंबर अगर 9 से डिविजिबल आ गए तो 11 से चेक करते हैं, 11 से ज्यादा आसान रहेगा। 8 अल्टर 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि ऑल्टरनेट पे राइट साइड से लो, एक एक को छोड़कर जोड़ते जाओ। अगर उनका डिफरेंस 11 से कट रहा है तो नंबर भी डिविजिबल है। जैसे मान लो इनका डिफरेंस 0 या 11 या 22 आ जाए तो मान लेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो पहले ऑल्टरनेट पे ले, 8 + 0, 0, 0 + 1 कितना आ गया, 9। यहां से लेते हैं 9 + 0, 9, 9 - 9, 0 आ रहा और 0 11 से कटता है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। और 9 से तो हमने पहले ही चेक कर लिया। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल, 9, 8, 17, 17 और 8 25। दूसरा देखें 9, 1, 10, 10 और 2 12। अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 13। ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। 8, 2, 10, 10 और 7 17, 7, 1, 8, 8 और 2 10, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है। 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 2 6, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया इस सवाल के अंदर। तो जिसको डिविजिबिलिटी आती होगी वो इस सवाल को लगा लेगा, अगर डिविजिबिलिटी नहीं आती तो कैसे लगाओगे। समझ रहे इस सवाल को, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल जुड़े रहना है और बने रहना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन mean of the first 8 composite natural number and the mean of first 8 prime number। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या आपको पता है, अगर पता है तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताना कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। अगर नंबर सीरीज की बात करें तो पहला कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, ये कमेंट में बताना। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर। तो पहले 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर लिखो। तो पहला कंपोजिट नंबर होता क्या है, जो प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। मतलब क्या है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब जैसे कि 4, तो सबसे पहला हमारा कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, क्या 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कोई छूटा तो नहीं ना, 10 छूट गया। 9 के बाद 10 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 4 10, 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37, 37 और 12 आपका हो गया 49, 49 और 15 हो गया आपका 64, 64 और 16 कितना हो गया, 80। पूरा ही आ रहा है क्या, फिर से जोड़ लेते हैं, जोड़ने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 6 4 10 8 18 और 9 27, 27 और 10 37, 37 और 12, 37 और 12 आपका हो गया 49, 49 प्लस ये 64 प्लस 16 कितना हो गया, 80, 80/8। मीन पूछ रहा तो ये हो गया, माइनस फर्स्ट 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर 6 8 9 10 12 और 14 रह गया। देखो 14 तक ही तो जाएंगे, 14 तक ही जाएंगे ना। 14 से पहले 15 से पहले क्या आएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 14 हमने लिया है तो 2 कम हो जाएगा, 78 आ जाएगा इसका, 78/8 हो गया। और दूसरा इनका डिफरेंस पूछ रहा है किसके साथ, तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन होंगे, 2 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 19। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 17 30 हो गया, ये भी 30 60, 67 67 और 3 70 और 2 77, 77/8। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/8। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी।
थोड़ा सा क्या है कि जब जिसको पता ये होगा कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वही बच्चा इसको कर पाएगा ना। सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, तो एवरेज वैल्यू का डिफरेंस निकालना है कि पहले 8 कंपोजिट नंबर और फिर उसके बाद 8 प्राइम नंबर का एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालना था। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? The denominator of a rational number is in the form of n, where 2 to the power n and 5 to the power n are non-negative integer, then what will be the decimal expansion of this number? यदि किसी परिमेय संख्या का हर का उस रूप है जहां n 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में ऋणात्मक पूर्णांक, तो संख्या का दशमलव का विस्तार क्या होगा? और 4 ऑप्शन दिए गए, तो 4 ऑप्शन में क्या पूछ रहा तब पता चलेगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। कह रहा है क्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होगा? क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा? टर्मिनेटिंग हुई है, कांट बी डिटरमाइंड। कह रहा पहले इसका क्या लेना है आपको? रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर के फॉर्म में 2 to the power n एंड 5 to the power m, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो m और n की वैल्यू कुछ यहां लिखते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 लिखूं और इसकी वैल्यू 5 लिखूं, 1 लिखूं, तो ये 1/20 बन रहा है और 1/20 आपका 0.5 होगा, जो कि टर्मिनेटिंग नंबर है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? कह रहा है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, नेचुरल नंबर तो नहीं होता, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। भाई नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, तो एवरी इंटीजर और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? आपका 1 से शुरू होता है, तो ये तो ऐसे है। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटेन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नहीं ये भी नहीं हो सकता। रियल नंबर अगर है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में IB के फॉर्म में होता है, और ये एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई क्या होता है? एक इमेजिनरी नंबर को जो रूट के अंदर होता है उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कह रहा है कि रियल, तो रियल कैसे हो जाएंगे? जो अंदर नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। ये जरूरी नहीं कि एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर होगा, बट फर्स्ट ऑप्शन जो हो रहा है वही हमें सही लग रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है, और इस सवाल का आंसर यही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कम्यूटेटिव डिग्री पे आपको दे रखा, और इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कि क्या है इस सवाल का आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, आप पढ़ो, एक बार इसको लगाने की कोशिश करो और मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या कह रहा है? a प्लस o एंड o प्लस a इज a एंड a इज ए रियल नंबर। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले क्या होती है, क्या आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, मुझे आप इसका आंसर बताओ जल्दी, क्योंकि सवाल काफी अच्छा है और आपको इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा सवाल है। जल्दी बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताएं क्या होगा इसका आंसर। मैं चारों प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं पहले कि ये चारों प्रॉपर्टी होती क्या है। आपसे पूछ रहा है कि a प्लस o और o प्लस a बराबर a। आप कहोगे सर हाँ ये तो बात तो सही है, तो होता ही है, बट ऐसा क्यों पूछा? भाई पूछ रहा है ये प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम की होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है कि अगर आप 4 + 2 लिख रहे हैं तो इसको 2 + 4 भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर के अंदर 0 को जोड़ना, जैसे 4 + 0 बराबर क्या होगा? 0 + 4 बराबर 4 ही आएगा। जो आगे ऊपर जो कहा जा रहा है कि ये है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? ये वाले को। बट आगे और 2 प्रॉपर्टीज है, उनको भी देख लेते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 2 + 3 ब्रैकेट 4 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
2 प्लस 3 प्लस 4, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर क्या कह रहा है, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है, इनवर्स प्रॉपर्टी जैसे कि 3 माइनस 3 हम नहीं लिखते, इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि 3 में अगर 3 घटाना है तो 3 प्लस माइनस का 3 आपको बोलना होगा और तब आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो ये हो गया इनवर्स प्रॉपर्टी की। एडिशन को भी कैसे लेना है, एडिशन लेना है लेकिन नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ एडिशन ही होता है, भले वो नंबर नेगेटिव हो कोई, उसको हम ऐड ही कहेंगे, ठीक है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या था आपका, सेकंड नंबर, एडिटिव 0 वाला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 56 देन द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज। कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है, तो वो 2 क्रमागत पूर्णांक है क्या। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से लगाते हैं। और ऑप्शन आपका क्या कर रहा है कि 2 क्रमागत विषयों के पूर्णांक का डिफरेंस ये है। तो पहले मैं 2 क्रमागत लेता हूं, इनका डिफरेंस देखता हूं। एक 15 का स्क्वायर 225 है और 13 का स्क्वायर 169 है, 6 आ रहा है और ये 56 आ रहा है। और पहला ये ऑप्शन आपका आंसर भी हो गया। तो दूसरा चेक तीसरा करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन से हमने देख लिया कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 56 है और ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो जा रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कर रहा है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर इज 2। व्हेन इसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा, when 2 is divided then remainder 2 to the power, हिंदी में क्या कर रहा है, तो शेषफल 2 बजे जब 2 to the power n है, ये n की पावर 2 है, ये भी n की पावर 2 है, यहां 2 लिखा हुआ है बट n की पावर 2 है वो, ठीक है। कहा जा रहा है कि n कोई संख्या है, जब उसको 5 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। कह रहा है जब n स्क्वायर को अगर आप 5 से डिवाइड देंगे तब रिमाइंडर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने आसान भाषा में यहां लिख दिया कि n को अगर 5 से डिवाइड दे रिमाइंडर 2 आ रहा है। ये आइए थोड़ा चेक करते हैं। अगर मैं मान लूं कि एक संख्या 7 है जिसको हम अगर 5 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब 7 का स्क्वायर करा तो 7 into 7 और तब 5 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, तो यहां से भी रिमाइंडर 2 और यहां से भी रिमाइंडर 2, कितना आएगा 4। तो वैसी अगर संख्या n है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसी के रिमाइंडर का स्क्वायर आएगा। अगर मान लो कि स्क्वायर बड़ा आ जाता, अभी तो 4 आ रहा तो कर लिया, मान लो यहाँ 4 से बड़ा आता, क्यूब यहाँ पूछ लेता, ठीक है, तो रिमाइंडर का क्यूब करके देखते हैं। अगर वो 5 से बड़ी वैल्यू है तो एक बार और डिवाइड जा सकता, मान लो क्यूब पूछता तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब 8 को फिर 5 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर 3 आता, तो ये रिमाइंडर हमारा कहलाता। लेकिन इस केस में जैसे ही मैंने रिमाइंडर को स्क्वायर किया है तो 5 से छोटी वैल्यू आ गई है, स्क्वायर करने पे भी 4 है, तो वही रिमाइंडर उसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन को के बारे में पूछा जा रहा है कि एक नंबर ऐसा दिया गया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखो कितना छोटा, अच्छा सवाल है ये। नंबर सिस्टम में इतनी छोटी छोटी बातें हैं ये पूछा है कि अगर जिसको बेसिक नॉलेज होगा वही लगा पाएगा इन सवालों को, नहीं तो कैसे वो डेसिमल वाला डेसिमल एक्सपेंशन समझेगा। डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, पहले ऊपर नंबर कितने डिजिट का है आपके पास, 3 डिजिट का है ना, तो पहले और नीचे कितना है, टोटल 100 है, ठीक है। तो 100 है तो यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे हम, 1 प्लस 0/10 प्लस 9/100, 100 तक आएंगे। कहां तक, 10 से यूनिट प्लेस 1/1, तो यूनिट को काउंट नहीं करेंगे, 10 फिर 100, क्योंकि ऊपर 3 नंबर है और नीचे 2 नंबर है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यूनिट, टेंस एंड 100 प्लेस तक जाएंगे, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। समझ गए इस सवाल को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, मतलब 2 कोई भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इन किसी ऑप्शन में से डिविजिबल होगा किसी से। तो क्या हो सकता है, तो पहले सबसे छोटा कोई हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लेते हैं। सबसे छोटा कंसेक्यूटिव इवन नंबर जैसे 2 और 4 है, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और इससे बड़ा लेते हैं 4 और 6, इनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 24 आएगा।
4 के बाद 6 के बाद लेते 6 और 8, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 48 आएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर हमसे ऑप्शन में 2 होता तो मैं 2 को टिक कर लेता कि कोई भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर है वो 2 का मल्टीपल ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पहला ही कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 8 आ रहा है, अब इसके आगे जितने भी कंसेक्यूटिव कोई भी और इवन कंसेक्यूटिव नंबर होंगे वो सब 8 से डिविजिबल होंगे। तो इस ऑप्शन के अंदर कौन सा नंबर है जो हमें आंसर तक पहुंचाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 8 है हमारा आंसर। देखो पहला ही कंसेक्यूटिव अगर 8 बन गया तो आगे हर 8 का मल्टीपल है, 24, 48, जो भी आप कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट लो 8 का मल्टीपल आएगा, कहीं इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या करा, द सम ऑफ 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के दुगने से 6 कम हो जाती है, तो उस मूल संख्या ज्ञात करें। मतलब एक संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है, 6 है। तो ऑप्शन से चलते हैं कि देखते हैं किस कौन से डिजिट का 2 डिजिट नंबर का सम 6 है। तो यहां देखिए इसका भी सम 6 है, इसका भी सम 6 है और उसका भी, सॉरी हाँ, किसका, अगर ऑप्शन से हम देखें तो किसका सम 6 है, तो सारे ऑप्शन का सम 6 है। अब आते हैं क्वेश्चन के अगले लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो, कोई बात नहीं, आगे चलते। कहा जाता है यदि अंकों को उलट दिया जाए, अगर अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या जो मिलेगी वो मूल संख्या के दुगने से 6 कम होगा, ठीक है। मान लो 15 हमारी मूल संख्या थी, अगर इसके अंक को उलट दी तो कितना होगा 51। 15 के दुगने से क्या ये 6 कम है, ये तो दुगने से, ये तो 3 गुने के बराबर है, हो ही नहीं सकता। 24 को चेक करते हैं, अगर 24 के मैं अंक को पलट दूं तो कितना आएगा 42। क्या 24 से ये दुगने से 6 कम है, 24 का दुगना कितना होगा 48 और उससे ये 6 कम है। मतलब क्या है, हमारा मूल संख्या क्या हो गया 24 ही हो गया और डिजिट का सम भी 6, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल, इससे जो पहला सवाल था उसको हमने ऑप्शन से नहीं किया था, नंबर सिस्टम का इसी टाइप का सवाल था, इस सवाल को हमने ऑप्शन से कर लिया क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी थी ऑप्शन से करने की, वरना आपको 10x प्लस वाई मान के फिर 10y प्लस x मान के सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कारण 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो 9 बढ़ाने पर नई संख्या मूल संख्या के तिगुने के बराबर हो जाती है। मान लो कोई संख्या होगी, ठीक है, 2 डिजिट की, उसके अंकों का योग कितना है 9 है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां कौन से संख्या का अंकों का योग 9 है, सभी का अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब ऑप्शन से चलते हैं। कर 45 को अगर मैं लूं कि अंकों का 9 है और कर रिवर्स द नंबर, तो 45 को अगर मैं रिवर्स करूं तो कितना आ रहा है 54, और कह रहा है कि रिवर्स द नंबर एंड इंक्रीज बाय 9, अगर 9 इंक्रीज कर दे रहा हूं तो ये बनेगा 63, 9 छक 54, 9 सत्ती 63, हाँ ठीक है 63। क्या इसके तिगुने के बराबर है, बिल्कुल नहीं। और दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं 40, ये तो और 45 उल्टा बन जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 72 को चेक करते हैं, 72 को अगर अंक पलटते हैं 27, ये भी उल्टा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि इसका तिगुना यहां आना चाहिए 3 टाइम्स। मतलब क्या है 27 ही हमारा आंसर है, बट चेक कर लेते हैं। अगर 27 को मैं पलटता हूं तो कितना बन रहा है 72, और इसमें अगर 9 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 81, और इसका ये 3 टाइम्स है। मतलब ऑप्शन जो है मूल संख्या हमारी 27 ही थी। तो ये सवाल को भी हमने किससे कर लिया, ऑप्शन से कर लिया, ठीक है। अगर एनटीपीसी निकालना है, अगर रेलवे में नौकरी लेनी है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देख लो आप सवाल में, जहां हम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, जो वो प्रोसेस बता रहा बस उसी को यूज कर रहे हैं। और लाइफ भी ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, जो प्रोसेस बताया जाए उसी, किसी झंझट में नहीं पड़ना है। अभी 2, 3, 4 महीने बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोई तीसरा काम नहीं करना है। आगे चलते हैं। करा सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर 2, 3, 4, 5 अगर लिखा होता तो हम उसे कर भी लेते, बट ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन से छोटा है। लगाने के कई तरीके होते हैं, कैसे कि 2 को आप चेक करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर इनमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना चेक करते रहेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी रूल है, जैसे 2/5 और 1/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या बनेगा, ये 6 बनेगा और ये 5 बनेगा। तो ये 6 आ रहा तो बड़ा ये वाला हो जाएगा,
ठीक है, बट हमें ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को दूसरे तरीके से करना है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, डिफरेंस क्या सेम है, यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है, तो डिफरेंस जब अलग है तो भी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं लगता। अगर डिफरेंस सेम होता तो हम लगा लेते शॉर्टकट। तो डिफरेंस जब अलग अलग है तो कुछ नहीं करना है, सब पे एक 0 बढ़ा दो। अगर एक 0 बढ़ा लोगे, सब में 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या बन रहा है। अगर ये 5 को काटोगे तो कितना आएगा, 4। ये आपका कितना बनेगा, 3.33। ये आपका कितना बनेगा, 6। ये आपका कितना बनेगा, 2.25। क्योंकि इसे आप काटोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 2.5 बन जाएगा, 2.5 सीधा लिख लो इसको। 10 से 7 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 7। और 50 को 8 8 6 48, 6.25 आएगा। अब हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2 तीसरे नंबर वाला है, मतलब तीसरे नंबर पे कौन है, 1 2 3 3/5। सबसे छोटा कौन आ रहा हमारा, 6। चौथे नंबर वाला 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन है, 1/4। तो 1/4 सबसे छोटा है हमारा, तो सबसे पहले वो आएगा। तो 1/4 किस में, इसमें और इसमें, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 1/4 के बाद कौन बचा, ये हो गया 1/4। 1/4 के बाद बचा कौन, 1/4 के बाद 3 सेकंड नंबर वाला, मतलब 1/3 आएगा। 1/3 यहां भी है और 1/3 यहां भी है, ठीक है। फिर क्या है अगला, 1/3 आ गया, ठीक है। इसके 1/3 के बाद क्या है, 4 आएगा। 4 का है मतलब 2/5 पहला वाला, तो 2/5 क्या है यहाँ, 2/5। इसमें 2/5 नहीं, 3/5 है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आसान था। कैसे आसान है, बना दिया जाता है आसान। आसान होता नहीं है, जब आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो चीजें खुद ब खुद आसान बनती चली जाती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द सम ऑफ, 2 अंकों की एक संख्या का योग 5 है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो एक बढ़ाने पर मूल संख्या, एक बढ़ाने पर नई संख्या मूल संख्या के तिगुने के बराबर हो जाती है, तो संख्या कहती है। फिर से ऑप्शन पे चलते हैं, क्या सभी का सम 5 है, बिल्कुल 5 है। अब कहा जा रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो मूल संख्या को 1 बढ़ाने पर, नई संख्या को 1 बढ़ाने पर मूल संख्या से तिगुना हो जाता है। तो मतलब क्या है कि ये हमें लेना है कि छोटा नंबर ही लेना है, ठीक है। तभी तो उसको अंक उलटेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। जैसे 14 है, अगर 14 का अंक उलटोगे आप तो कितना आएगा, 41। और कह रहे इसे 1 बढ़ा दो, क्या ये तिगुना हो रहा है, ये 42 हो रहा है, और ये इसका 3 गुना भी हो रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन, ये है। अगर मैं 41 लेता तो उल्टा करने पे वो तो और छोटा होता, जबकि कह रहा है कि उल्टा होने पे तिगुना 1 ऐड करते ही वो तिगुना बन जाए। समझ रहे हैं। अगला सवाल पे चल रहे, कह रहा है क्या, इफ 9000 रुपए को एक निश्चित संख्या के छात्रों के बीच विभाजित किया जाता है। अगर 20 और छात्र होते तो प्रत्येक को 160 रुपए कम मिले होते, तो छात्रों की वास्तविक संख्या क्या थी। पढ़िए सवाल को, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन से भी नंबर उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि मान लो कि छात्रों की संख्या अगर x थी, बट x का जमाना है नहीं कि अब सवालों को हम x से सॉल्व करें, ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं, बट ये x मान के जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर टोटल 90,000 छात्र है, 9,000 छात्र हैं, हरे प्रत्येक छात्र को इक्वल रुपए बांटना है, तो अगर उनकी संख्या x है तो x से डिवाइड दे दिया। लेकिन क्या कह रहा है कि यही 9,000 छात्रों में 20 छात्र और आ जाते हैं, तो क्या होता है कि 160 रुपए इन सबको कम मिलते हैं। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो यहां 160 ऐड करना होगा। अब आते हैं सवाल पे कि इनको कितना कम मिलता है, 20 कम मिलता है, 160 कम मिलता है, लिखते हैं। अब ऑप्शन से उठाते कि अगर मैं किसी एक को मान लूं x की वैल्यू की टोटल संख्या वही थी, अगर टोटल संख्या 20 थी तो x से अगर इसको 20 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 450 आ जाएगा। और यहां 20 से डिवाइड देंगे तो ये 40 बन जाएगा। तो 900/40, 25 9 225 प्लस 160, दोनों बराबर नहीं आ रहे तो नहीं होगा, क्योंकि इधर ये 5 आ गया और वहां 0 चाहिए मुझे, तो मतलब 20 नहीं हो सकता। अगर मैं 25 लेकर देखूं तो 25 से ये कितनी बार में कटेगा, 360 आ जाएगा। अगर मैं 25 लूं तो ये 45 हो जाएगा, x की वैल्यू 25 लिया, 45 से ये कटेगा तो कितना बनेगा, 200 बार में। 200 प्लस 160 कितना बनाएगा, 360। मतलब वो हमारी संख्या क्या थी, 25 थी। जिस ऑप्शन ने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया वही हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन ने सेटिस्फाइड किया आपको,
ऑप्शन नंबर सी ने आपको सेटिस्फाइड कर दिया है पूरी इक्वेशंस को, तो भैया हमारा आंसर हो गया। कुछ किया नहीं गया, इक्वेशन बनाया है और पुट किया है। सॉरी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 लिव्स रिमाइंडर 3, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 देन द रिमाइंडर इज। एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 3 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 3 से विभाजित किया जाए तो संख्या ज्ञात की करें। इससे पहले ही सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने कि n एक संख्या है और उसको 5 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर 2 आ रहा। फिर n स्क्वायर को जब विभाजित किया था तो n स्क्वायर को विभाजित नहीं किया, 2 को सीधा मैंने स्क्वायर कर दिया और 2 का स्क्वायर देखा तो कितना आ रहा 4। 4 क्या 5 से छोटा है? तो हाँ छोटा है, तो वही रिमाइंडर हो गया। बट यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। अब क्या 9 5 से बड़ा है? अगर 9 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। हो सकता है आप नहीं समझोगे तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर से। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक संख्या n है, ये एक ऐसी संख्या ले लो जिसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है, जैसे 8 ले लिया मैंने, 5 से डिवाइड दूंगा कितना आएगा रिमाइंडर 3। आप कह रहा है कि इस संख्या का स्क्वायर कर दो तो 8 इंटू 8, और अगर 5 से डिवाइड दूंगा तो कितने बार जाएगा? ये 4, यहां से रिमाइंडर 3 और यहां से रिमाइंडर 3 इंटू 3 फिर से 9, 9/5 कितना देगा 4 देगा। या फिर अगर 8 का स्क्वायर करोगे 64, 5 से डिवाइड दोगे 60 तक काटेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो छोटी संख्या है या छोटा वो है, लेकिन अगर बाद फ्यूचर में ऐसा है तो आपको सीधा क्या करना है, रिमाइंडर का स्क्वायर करना है, देखना है क्या जिससे डिवाइड देना वो बड़ा आ रहा है क्या। अगर वो बड़ा आ रहा है तो एक बार और डिवाइड दे देना, अगर नहीं आ रहा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? तो आउट ऑफ 4 consecutive numbers the sum of the first 2 number is equal to the 4th number. What is the half of the sum of the 4 number? 4 क्रमागत संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो 4 संख्या का योग का आधा क्या होगा? 4 क्रमागत संख्याएं में पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के 4 क्रमागत, कोई भी संख्या हम ऐसे तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो पहले ही नंबर में मान लेते कि नेचुरल नंबर में मान लेता हूं कि 4 क्रमागत संख्या अगर मुझे लेनी हो तो 1 2 3 और 4। कर पहली 2 संख्या का सम चौथी के बराबर है, आ रहा नहीं आ रहा तो फिर 2 से ले लेते हैं, 2 3 4 5। पहली 2 संख्या का सम चौथे के बराबर है, हाँ बराबर है। तो पूछ रहा है इनके सम का आधा बताओ। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 का आधा कितना होगा 7। कौन सा ऑप्शन? डी। कभी कभी आपको ऐसे अप्रोच भी लगाने पड़ते हैं जहां कुछ आपको समझ नहीं आना तो आप नंबर मानना शुरू कर दो और पेयरिंग करना शुरू करो, हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट में आंसर आपका आ जाए। तो इतना भी रखना है, 4 क्रमागत संख्याएं बोल रही, कोई भी क्रमागत संख्या आप ले सकते थे, 10 11 12, लेकिन छोटी संख्या लोगे तो ज्यादा आसान रहता है जोड़ना, बड़ी संख्या में क्या होता है मुश्किल हो जाता है। When a number is divided by 45 leaves remainder 28. The remainder when the same number is divided by 15 then remainder is। हमारा एक संख्या है जब उसको 45 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना रहा 28। अगर उसी संख्या को हम 15 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अच्छा, जो संख्या 45 से कट रही है वो 15 से कट रही कि नहीं? हाँ 15 से कट रही, 45 15 का मल्टीपल, मतलब 15 जिसको 45 जिसको डिवाइड दे रहा होगा 15 भी उसे पूरा काटेगा, ठीक है। अच्छा 45 से जब डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 28 आ रहा है, मतलब उस संख्या का। तो 15 से जब मैं 15 से भी डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर 28 आ सकता है, बट 28 15 से बड़ा है तो 28 एक बार और चला जाएगा 15 से जैसे जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे सवालों में जब भी आपको ए मिले, और ये आता ही आता, सीजीएल हो एमटीएस हो किसी भी पेपर में की बात करूं वहां ये सवाल आता है कि एक संख्या को इससे डिवाइड देते तो रिमाइंडर ये आता है, उसी संख्या को अगर 15 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर है क्या आएगा। तो बस आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर जिन 2 नंबरों से डिवाइड दिया जा रहा है वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो पूरा का पूरा काट रहे हैं। अगर काट रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को डिवाइड देना है आपको, और वही आपका जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करा 1/4 of a number is equal to the 3/8 of another number. If 30 is added to the first number, then it becomes 6 times the second number. Then the first number is। हिंदी में पढ़ते एक संख्या की 1/4
दूसरी संख्या के 3/8वें हिस्से के बराबर है। एक संख्या का 3/4 दूसरी संख्या के 3/8वें हिस्से के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। मतलब मान लो कि अगर एक संख्या a है और उसका 1/4 और दूसरी संख्या का 3/8 मतलब b के बराबर है, तो 4 दूना 8, तो a/b कितना आ गया आपका 3/2। अगर मैं इसको x ले लूं और इसे भी x ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो आपस में काट देंगे। तो मुझे यह पता चल गया कि अगर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, पहली संख्या में 30 जोड़ दो, 3x में 30 जोड़ दिया तो दूसरी संख्या 6 गुना हो जाती है, तो 6 × 2x हो गया। तो 3x बराबर 30, 3x + 30 बराबर 12x। तो ये 3 इधर आएगा तो 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। 9x 30 हो जाएगा। पहली संख्या आपकी है क्या 3x और वही वो पूछ रहा है, तो 3 से डिवाइड देंगे तो ये 3x बन जाएगा और इसे भी 3 से डिवाइड दोगे तो 10 बन जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और वो कौन सी संख्या हो गई हमारी पहली संख्या हो गई a कितना हो गया 10 हो गया। तो इस सेशन का ये अंतिम सवाल था। उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा आपका। ठीक है, नंबर सिस्टम की यही सीरीज चलती रहेगी जब तक एनटीपीसी में आपकी सिलेक्शन ना दिला दिया जाए। ठीक है, तो बस लगे रहे और बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल अच्छा लग रहा हमारा वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो इसकी तैयारी रेलवे की कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।